नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की पीएम सुशीला कार्की से पहली बार फोन पर की बात। शांति बहाली में समर्थन का वादा दोहराया। नेपाल को हर संभव मदद का दिया भरोसा। राहुल गांधी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का लगाया आरोप। कहा, कर्नाटक से कटे 6018 नाम। वोट चोरों को बचा रहे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वहीं चुनाव आयोग ने आरोपों को बताया गलत। अमित शाह का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का होश उड़ाने वाला प्लान तैयार। डेहरी बेगूसराय से शुरू हो चुका है मिशन बिहार। अपने बिहार दौरे पर शाह ने नीतीश कुमार से भी की मुलाकात। 3500 करोड़ शराब घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी ने तेलंगाना समेत 5 राज्यों में 20 ठिकानों पर मारी रेड। घोटाले में कई बड़े बड़े नेता अधिकारी का नाम। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई डिफेंस डील। एक पर हमला माना जाएगा, दोनों पर अटैक। भारत ने कहा, हमें थी इसकी खबर, करीब से रखेंगे नजर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत नेपाल रिश्ते की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बातचीत की है, जिसकी जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। इसी के साथ पीएम ने सुशीला कार्की और नेपाल की जनता को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। पीएम मोदी का ये ट्वीट और उनका सुशीला कार्की से फोन पर बात करना, ये साफ संदेश है कि इस मुश्किल घड़ी में नेपाल को भारत का पूरा समर्थन है। पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को फोन किया है। इन दोनों रिश्तों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके की स्थितियां नेपाल में पनपी 17-18 सालों में कई बार भारत के खिलाफ नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि इन लोगों को कम्युनिस्ट आंदोलन, माओवादी आंदोलन के लिए चीन से सपोर्ट मिल रहा था। चाहे प्रचंड की सरकार हो, ओली की सरकार हो, इससे पहले भी कई सरकारें आती जाती रही, लेकिन चीन के इन्फ्लुएंस के कारण इन कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकारों में भारत के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करने, तैयार करने की कोशिश की गई। लेकिन भारत चुपचाप बैठकर देखता रहा अपनी प्लानिंग के साथ। और अब आज परिस्थितियां क्या हो गई? ये सारे कम्युनिस्ट नेताओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, सबके घरों में आग लगा दी गई। नेपाली कांग्रेस, जो कि सहयोग कर रहा था इन कम्युनिस्टों का, ये पिछली सरकार नेपाली कांग्रेस के साथ थी, कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इन लोगों को जो सपोर्ट कर रहा था उनके खिलाफ भी जनता उग्र हो गई। लेकिन इस बीच में ये कुछ खबरें आई कि अगर चीन का इन्फ्लुएंस कम होगा तो ऐसा ना हो कि वेस्ट और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, पाकिस्तान अपने नापाक साजिश में कामयाब हो जाए, अमेरिका के रास्ते आईएसआई के एजेंट सीआईए के साथ साठगांठ करके नेपाल में कई अड्डे बना ले, भारत के खिलाफ भी कोई और कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए जैसे ही नेपाल में ये आंदोलन चला, वैसे ही उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में चर्चा हुई कि अब नेपाल पर सतर्कता से नजर रखो। अपने बॉर्डर को तो सिक्योर करना ही है, लेकिन बॉर्डर की सुरक्षा सिर्फ नहीं चाहिए, नेपाल में भारत के हितों की सुरक्षा चाहिए। और उसके बाद जब सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो विरोध होना शुरू हो गया। ये जेन जेड वाले कई ग्रुप्स ने विरोध भी किया था। भारत ने नेपाल की सेना के साथ, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, इन सब के साथ सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग किया। और अब प्रधानमंत्री मोदी सीधे बातचीत करके हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। बोल रहे हैं नेपाल का रिकंस्ट्रक्शन, जो टूटे फूटे हैं उसके लिए प्रोजेक्ट, पैसे की जरूरत होगी पैसा, शांति बनाए रखने के लिए हमारे इंटेल का इस्तेमाल करना चाहो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, तो उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ नेपाल की सेना
आपकी सरकार, ये सब मिलकर भारत के साथ बेहतर संबंध हो और फिर से नेपाल वही स्थिति में आए जैसे राजशाही के दौर में होता था, हिंदुत्व का भगवा का परचम लहरे और वहां पर इन लेफ्ट जो पूरा गैंग चला रहा है इसको भी बाहर करो, पाकिस्तान के एजेंटों को बाहर करो और अमेरिका की साजिश जो पिछले कुछ समय से चल रही थी, अभी रिपोर्ट आई थी कि 90 करोड़ डॉलर खर्च किया। ये सारे एनजीओ बाज, ये भारत में भी हो रहा है। अमित शाह ने बोल दिया है 1947 के बाद जितने एनजीओ है और जो भी प्रोटेस्ट में, एक भी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, सबका रिकॉर्ड लेकर आओ। तो ये पूरी प्रक्रिया जो बताई है, दोनों में बातचीत हुई है, नेपाल पर अब भारत के समर्थन का असर दिखेगा और ये चीन, यूएस या पाकिस्तान या वेस्ट इन्फ्लुएंस जितना होगा उसको खत्म करने की आगे कोशिश की जाएगी, ताकि 6 महीने बाद जब चुनाव हो तो वो निष्पक्ष चुनाव हो और इन कम्युनिस्टों के इन्फ्लुएंस में आके फिर से वैसी सरकार न बने जो भारत के खिलाफ काम करती हो। जी, अब बात राहुल गांधी की, जिन्होंने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। आज उन्होंने कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में 6018 मतदाताओं को वोट डिलीट किया गया। राहुल ने कहा कि वोट को कहीं से हाईजैक किया जा रहा है, टारगेट कर वोट काटने की कोशिश की जा रही है। 14 मिनट में 12 वोट हटाने की कोशिश की गई। एक शख्स के नंबर पर 2 फॉर्म भरे गए, 36 सेकंड में ही 2 फॉर्म भरे गए और जमा कर दिए गए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक सीआईडी ने मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को 18 लेटर लिखे। राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए हमला बोला। साथ ही यह भी कहा कि हमें चुनाव आयोग के अंदर से ही जानकारियां मिल रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया। चुनाव आयोग ने कहा कि वोट ऑनलाइन डिलीट ही नहीं किए जा सकते। साथ ही बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनावी हार और जनता द्वारा खारिज किए जाने से हताश और निराश है। जब आरोपों को साबित करने की बात आती है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर इतना फर्जीवाड़ा है कि वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सीधा वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, जो स्थितियां हैं, राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी आजकल ये झूठे आरोपों के इतने भूखे हो गए हैं कि इनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम जो आरोप लगा रहे हैं, जो फर्जीवाड़े के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, वो किस क्षेत्र से कर रहे हैं। कम से कम इतनी तो अक्ल पैदा कर लो। आपने आलंद विधानसभा की बात की, आलंद विधानसभा में वोट हटाए गए, इसके आधार पर वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ। तो ये विधानसभा किसके कब्जे में है? इस विधानसभा चुनाव में ये तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीता और वो भी छोटे मोटे नेता नहीं है। बीआर पाटिल वहां से जीतता है, जो कि सिद्धारमैया के नाक में दम किए हुए है, बड़ा नेता माना जाता है। और बीआर पाटिल वो नेता हैं जो कि 4 पार्टियां बदल चुके हैं। जनता पार्टी में गए, उस समय भी वो जीते। जनता पार्टी के साथ जनता दल सेकुलर देवगौड़ा की पार्टी में गए, उस समय भी जीते। ये 1994 से 1994-93 से ये गुट्टेवार और बीआर पाटिल के बीच वहां टकराव चल रहा है। उससे पहले 1983 में भी ये बीआर पाटिल जीते थे। कैंडिडेट बदलता रहा, लेकिन 1994 के बाद से उस क्षेत्र में बीआर पाटिल और गुट्टेवार के बीच ये संघर्ष चलता रहा है। तो गुट्टेवार पहले कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के लिए भी एक बार जीत दर्ज की, फिर हार गए। फिर जब भारतीय जनता पार्टी में है तो 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जीते। बीआर पाटिल जब जनता दल सेकुलर में थे वहां भी जीते, जनता पार्टी में, कर्नाटक कांग्रेस में, और फिर कर्नाटक जनता पक्ष में, तभी भी वो वहां से जीत हासिल किए। और उसके बाद वो चारों तरफ से घूमता हुआ कांग्रेस में आए हैं। तो 2023 का चुनाव तो ये बीआर पाटिल ने जीता। और ये 2 बड़े नेता वहां पर, दिग्गज नेता, जो दोनों ही एक न एक समय कांग्रेस में रह चुके हैं, दोनों ही, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है वो भी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, और बीआर पाटिल तो सारे घाट घाट के पानी पी चुके हैं। तो ये दोनों नेता जो कि भाजपा और कांग्रेस में इधर उधर से आते हुए आए हैं, और उस सीट पर अभी आपका कैंडिडेट जीता हुआ है 10,000 वोट से, और आप कह रहे हैं 5-6 हजार वोट काट दिया गया। तो उस क्षेत्र में क्या चुनाव आयोग मिली हुई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ? इसीलिए चुनाव आयोग ने हटवाया
और उसके बाद 2018 में जो सीट भारतीय जनता पार्टी की थी वो सीट 23 में कांग्रेस के पास चली गई। तो ये उदाहरण भी ऐसी जगह से लाते हैं कि उनकी टीम वाले राहुल गांधी की बेइज्जती कराने के लिए दिल्ली में बैठे हैं। भले ही वहां पर मीडिया वाले बैठे हुए सवाल ही नहीं कर पाते कि भाई जिस क्षेत्र का उदाहरण दे रहे हो वहां तो आप ही का विधायक है, तो कम से कम इतना तो अक्ल होना चाहिए। लेकिन खैर ये एन केन प्रकारेण कुछ आंकड़ों को छिपाकर, कुछ आंकड़ों को दिखाकर देश भर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो एक मोहरा है, इनका पूरा का पूरा एजेंडा इंडियन डेमोक्रेसी की छवि को खराब करना है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जो अमेरिका गया था राहुल गांधी, इसने तो कहा था भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है और डेमोक्रेसी के डिफेंडर जो सुरक्षित रखने वाले हैं, पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी के डिफेंडर जो हैं वो सब भारत में आकर इंटरफेयर करें, मतलब यूरोप और अमेरिका यहां पर हमला करे, पाकिस्तान जैसी स्थिति बना दे कि नहीं यहां डेमोक्रेसी नहीं, आर्थिक प्रतिबंध लगा दो, यहां कियोस्क पैदा हो और किसी तरीके से राहुल गांधी को एक मौका मिल जाए कि एक बार प्रधानमंत्री बन जाए। खैर ये सारे ढकोसले कुछ समय के अंदर इनके खत्म होने वाले हैं। तो राहुल गांधी के आरोपों में दम नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह ने बिहार में दम लगाना शुरू कर दिया है। शाह बिहार के चुनावी रन में उतर चुके हैं। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना के होटल मौर्या में मुलाकात की। खबरों के मुताबिक सीएम नीतीश और अमित शाह के बीच में सीट शेयरिंग समेत कई अहम मुद्दों पर घंटों चर्चा हुई है। साथ ही रोहतास जिले के डेरी ऑन सोन में शाहबाद और मगध क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही रोहतास में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल और तेजस्वी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि वो 6 महीने विदेश नहीं जाएं तो नींद नहीं आती। राहुल ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। हम आपका हक घुसपैठियों को नहीं देने देंगे। हमारी सरकार में बिहार में विकास हुआ है। सर, नो डाउट चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो बैठक हुई है उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ? देखिए, नीतीश कुमार के साथ पिछले कई समय से बातचीत चल रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले भी अमित शाह की बातचीत हुई थी। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद भी जब एनडीए के साथ बैठक हो रही थी तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ बातचीत की थी। इस बार प्लानिंग कुछ और है। नीतीश कुमार भी पूरी तरह से ये मान चुके हैं कि बिहार में चुनाव की स्ट्रेटजी जदयू के लिए भी अमित शाह तैयार करें। जदयू के लिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपस में खुद ही तैयार करते रहें। उन्होंने सोच लिया है कि अभी एनडीए चुनाव लड़ रहा है और एनडीए के रणनीतिकार के तौर पर हम अमित शाह के सामने सरेंडर करें, तभी है जो आगे इज्जत बचेगी। पिछली बार का स्ट्राइक रेट देख चुके हैं, नीतीश कुमार भी देख चुके हैं कि थोड़े से कंफ्यूजन हुआ क्योंकि नीतीश इधर उधर पलटते रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ और इन्होंने कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ। अमित शाह को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश की, स्थितियां उलट गई। जो जनता दल यूनाइटेड एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी वो दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। पूरी तरह से परिणाम उलट गया। 110 सीटों पर चुनाव लड़के 43 सीटें जीत पाए नीतीश कुमार, और उसमें केवल भूमिका चिराग पासवान की नहीं थी बल्कि इस बात की थी कि इन्होंने जो तरीके अपनाए थे उससे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने वाले लोग कंफ्यूज हो गए थे कि नीतीश कुमार क्या आगे भी भाजपा के साथ रहेंगे, ऐसा न हो कि चुनाव जीतने के बाद ये फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाएं। तो इस बार इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन है कि आप रणनीति बनाइए, और इसलिए पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जोन वाइज मिल रहे हैं। मगध और शाहबाद ये दोनों क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जनता दल यूनाइटेड को हुआ था। उन क्षेत्रों में राजद और सीपीआई एमएल के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई थी, तो इसलिए उन क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता अब काम करेंगे। और जैसे ही ये जो पिछले बार के परिणाम देखिए, 43 सीटें अगर नहीं आती, 60 सीटें से ऊपर आती जनता दल यूनाइटेड को, तो भी परिणाम 145-50 से पार हो जाता एनडीए का। और अब ये तैयारी की जा रही है कि इस बार का चुनाव परिणाम ऐसा होना चाहिए कि राहुल गांधी का वोट चोरी और ये तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा,
ये सारे यात्राओं का पंक्चर निकल जाए और फिर ये सर उठाने से पहले सोचे कि अगले चुनाव की अगली रणनीति इनकी क्या हो सकती है। जी, अगली खबर में बात 3500 करोड़ शराब घोटाले मामले में ईडी एक्शन की। ईडी ने आंध्र प्रदेश के 3500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करीब 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापे हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली एनसीआर में भी की गई है। ईडी का कहना है कि ये जांच उन कंपनियों और व्यक्तियों पर केंद्रित है जिन पर फर्जी और बढ़े हुए बिलों के जरिए रिश्वत देने और अवैध भुगतान कराने का आरोप है। ईडी के अधिकारियों ने कुछ आरोपियों से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली। इस घोटाले में कई बड़े बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। सर, ईडी तो जबरदस्त एक्शन में है, क्या कुछ बड़े नाम सामने आएंगे जो जेल जा सकते हैं? देखिए, जाना तो है। ये वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ये इस घोटाले में शामिल माने जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं की सरकार थी उस समय। लेकिन ये जो शराब घोटाले का कारोबार चल रहा था, पूरे साउथ लॉबी दिल्ली में भी हावी थी, अरविंद केजरीवाल के साथ जो डील हुई उनकी, और वही मोडस ऑपरेंडी आंध्र प्रदेश में भी थी। ये सारे शराब के बड़े कारोबारी कुछ बिजनेसमैन मिलकर कर रहे थे और वही तरीका छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में, बघेल की सरकार में वैसे ही शराब घोटाले किए जा रहे थे। यह आंध्र प्रदेश का घोटाला दिल्ली के घोटाले से थोड़ा अलग है और दिल्ली में भी वैसा घोटाला हुआ, लेकिन उस ओर अभी जांच नहीं हो रही है। आंध्र प्रदेश में एसआईटी ने उसी तरफ जांच करना शुरू कर दिया। वहां पर होता यह था कि जितने ब्रांड होते हैं, शराब के जो ब्रांडेड दुकानें होती है और वो सारे बड़े ब्रांड और सामान्य ब्रांड, इन लोगों की लिस्ट तैयार की गई और फिर डील की गई कि देखो, हम तुम्हारे ब्रांड को रखेंगे और दूसरे ब्रांड को आउट कर देंगे। और रिटेलर जितने थे उन सारे दुकानों में कुछ ब्रांड को आउट कर दिया गया। शराब पीने वाले लोग जाते वहां पर और वो ब्रांड नहीं मिलता, दूसरे की खरीदारी करते, और जो कंपनी के दारू रखे गए उन सारे कंपनियों से पैसे लिए गए। इन लोगों का लगभग ये एस्टिमेट था कि एक महीने में 50 से 60 करोड़ रुपए हमें रिश्वत में मिलेंगे, मतलब कमीशन मिलेंगे, जो उस ब्रांड के दारू बिकवाए जा रहे हैं। और वो पैसे ये कुरियर के माध्यम से उसका इस्तेमाल करता था। उन्हीं कर्मचारियों का लो प्रोफाइल चपरासी हो गया, या फिर उसके काम करने वाले टेंडर हो गया, या फिर उसके वहां काम करने वाले क्लर्क हो गया, इन लोगों का कुरियर बना दिया। ये उन पैसों का इस्तेमाल करते थे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, और वो कंपनियां सेल कंपनियों को होती थी। तो उन लोगों के माध्यम से इसने मनी लॉन्ड्रिंग की। तो इसमें एसआईटी की जांच के बाद जब पता चला कि ये मनी ट्रेल दिख रहा है तो ईडी को इन्वॉल्व किया गया और ईडी ने उसी आधार पर छापेमारी की है। अब दिल्ली तक जब लिंक आया है तो लगता तो है या आम आदमी पार्टी का भी विजय नायर साउथ से ही आया था। तो ये सारे लोग एक दूसरे से मिले हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या दिल्ली हो। सारे शराब कारोबारियों के ऊपर ईडी की नजर है। कुछ समय के अंदर कई बड़े नाम और इसमें सामने आने वाले हैं। चोर चोर मौसेरे भाई है। चलिए बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसका नाम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। इस समझौते की मुख्य शर्त यह है कि अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी एक पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी दोनों देश साझा सुरक्षा के तहत एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इस समझौते पर भारत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को इस बात की पूरी जानकारी थी। इस समझौते पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम के हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। सर, सरकार को तो इसकी जानकारी थी, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये जो डील हुई है, क्या इससे भारत पर कोई खतरा बढ़ सकता है? देखिए, भारत पर कोई खतरा नहीं है। सऊदी अरब और भारत के बीच बेहतर संबंध हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है, एमबीएस ने शहबाज शरीफ को बेवकूफ बनाया। आजकल सऊदी अरब में ये चल रहा है कि देखो भाई, एक जगह पर भरोसा मत करो। अमेरिका के साथ भरोसा करोगे तो अमेरिका और इजराइल के बीच संबंध बहुत बेहतर है। ये पूरे स्ट्रेटेजिक डील की बात सोचिए, पार्टनरशिप है दोनों का, और दोनों में कहा गया है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो तुम समझोगे कि तुम्हारे ऊपर भी हमला हुआ। लेकिन इसमें यह नहीं कहा जाता किसी भी ऐसे डिफेंस डील में कि अगर हम किसी के ऊपर हमला करते हैं तो आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। अगर प्रतिक्रिया होती है
हमले की तो आप सहयोग करेंगे, इस बात का जिक्र नहीं रहता। कोई भी स्ट्रेटेजिक डील होती है, अगर भारत और रूस के साथ ये समझौता 1971 में हुआ था तो उस समय बांग्लादेश के खिलाफ यही बात कही गई थी कि अगर भारत पर हमला होता है तो रूस सहयोग करेगा, लेकिन भारत किसी पर हमला करेगा तो रूस सहयोग करेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उस समय भी जब भारत और बांग्लादेश के बीच, पाकिस्तान उस समय था, युद्ध छिड़ गया और अमेरिका की जैसे एंट्री हुई, उसके बाद रूस ने भी अपना परमाणु बेड़ा खोल दिया था कि अगर तुम आओगे सहयोग करने पाकिस्तान को तो हम भारत को सहयोग करेंगे। ये जो डील हुई है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो वो हमला तुम अपने ऊपर समझोगे, हमारा सहयोग करोगे। और अभी सऊदी अरब को भारत के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, सऊदी अरब को परेशानी किससे है? इजराइल से। इजराइल है जो अभी कतर तक, दोहा तक जाकर अटैक कर रहा है। इजराइल ने ईरान तक आकर अटैक किया। तो सऊदी अरब ने मान लिया है कि कल होकर हो सकता है, क्योंकि ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड है अरब का, और दूसरे तरफ इजराइल खड़ा है जो बार बार कहता है भाई कोई भी अगर सहयोग करोगे हमास को, कोई भी सहयोग करोगे आतंकी संगठनों को, तो फिर उसके बाद हम उसके ऊपर हमला करेंगे। इसलिए दोहा तक हमला किया। कतर में ये लोग बैठते हैं और ये मीटिंग करते हैं, वो ऐसी जगह बन गई है, वहां भी हमला किया। तो अभी सऊदी अरब को लग रहा है कि अगर इजराइल हमारे तरफ मुड़ गया तो पाकिस्तान सहयोग कर सकता है। अमेरिका तो इजराइल के साथ बैठा रहता है, तो अमेरिका कंफ्यूज हो जाए तो उससे पहले कि पाकिस्तान के साथ भी समझौता कर दो। और भारत कभी भी पाकिस्तान पर एक भी हमला किया हो, यह कोई उदाहरण तो है नहीं। पाकिस्तान हमला करेगा, भारत प्रतिक्रिया करेगा, उसके बाद सऊदी अरब हाथ खड़ा कर देगा, हम कुछ नहीं कर सकते, पैसे लेना है ले लो, कुछ पैसे ही देता है। क्योंकि ऐसे भी सऊदी अरब ये हथियारों के नाम पर, ये डिफेंस सेक्टर में कोई मजबूत देश नहीं माना जाता। तो इसलिए भारत की समस्या नहीं है। भारत के साथ सऊदी अरब के संबंध इतने अच्छे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जानता है कि पाकिस्तान जैसे देश में अगर 1 रुपया भी इन्वेस्ट करोगे तो वो 25 पैसे में तब्दील हो जाएगा, और भारत में 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो ये 2.5 रुपया बनकर निकलेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट का पैक्ट है। तो अभी ये दोनों की डील नाटो जैसी डील से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाटो जैसी डील है तो नाटो की औकात क्यों नहीं हो रही कि यूक्रेन को नाटो में अभी शामिल कर ले, और पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका सब मिलकर नाटो कंट्री है जो रूस के ऊपर हमला कर दे। तो ये डील एक दिखाने के लिए है, डिफेंस पॉलिसी है, डर दिखाने वाला, और उससे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया है कि तुम अपने हथियारों के साथ मेरे पास आना, हम उसके लिए फंडिंग कर देंगे। यही एक समझौता है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।